हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, इस माइंड मैप में, और इस एक ऐसी वीडियो में जिसमें इतने बड़े चैप्टर को समेट लिया हम लोगों ने कुछ मिनटों में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख पाएंगे तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में एक रील की तरह लेकर के जा पाएंगे और कहीं पर भी होंगे स्ट्रेट लाइन आपके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे प्रेस कर दियो आपके दिमाग में तय करके रख दिया जाएगा ये। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट्स में भी माइंड मैप चाहिए, अगर मैथ्स के भी बाकी सारे माइंड मैप चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर आप लोगों को सबसे पहले तो मिलेंगे आपको मैथ्स के माइंड मैप, आपको मैथ्स की वन शॉट की प्लेलिस्ट, आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, जिसमें आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट, माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अब फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा माइंड मैप। सबसे पहले बच्चों, स्ट्रेट लाइन के बारे में जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि यह सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बच्चों क्या होता है हमारे पास, अगर मुझे स्लोप निकालना होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हालांकि इसको मैं आगे लेकर के भी चलने वाला हूं, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो देख लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको एरिया निकालना होता है, कोई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्या करते हैं आप लोग 1/2 मॉड में सबसे पहले x1 इंटू में y2 माइनस y3, x2 इंटू में y3 माइनस y1, x3 इंटू में y1 माइनस y2, यही लिखा हुआ है। मॉड में इसलिए रखते हैं क्योंकि एरिया हमेशा क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव। अगर आप लोग बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की, तो क्या रहता है बच्चों, m इंटू में x2 प्लस माइनस, प्लस कब आता है, जब कोई भी सेक्शन हुआ होता है वो लाइन के बीच में कहीं पर अंदर कहीं पर होता है, तो m, तो n को अगर बाहर होता है तो n को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं माइनस n से, और अगर अंदर की तरफ रहता है तो हम उसे n लिख देते हैं। तो m इंटू में x2 प्लस माइनस x1 इंटू में n अपॉन में m प्लस माइनस n। प्लस और माइनस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर इंटरनली है तो प्लस और अगर एक्सटर्नली है तो माइनस। ठीक है, आप लोगों को अगर इसके ऊपर सवाल देखना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सेक्शन फॉर्मूला पे अलग से सवाल भी बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दोबारा फॉर्मूला बोलता हूँ, m इंटू में x2 प्लस माइनस n इंटू में x1 अपॉन में 1 प्लस माइनस n, m y2 प्लस माइनस n y1 अपॉन में m प्लस माइनस n। डायरेक्ट क्लियर है, ये बेसिक बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ इससे थोड़ा सा हटके, कुछ इससे थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इक्वेशंस की। इक्वेशंस किस किस तरीके की बनती हैं हमारे पास, हमें स्लोप के बारे में पता चल गया। स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। स्लोप एक्चुअल में tan थीटा भी होता है। जब एक लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रही होती है, अगर आप उसे tan थीटा में, जैसे मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, लेकिन अगर आप tan 30 डिग्री देखते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्लोप। लेकिन जब तक वो सिर्फ 30 डिग्री है तब तक वो सिर्फ एक एंगल है। लेकिन स्लोप क्या होता है, जब आप tan 30 डिग्री मान लेते हैं उसको, 10 में अगर आप उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका स्लोप हो जाता है। तो m से डिनोट करते हैं स्लोप को, क्या होता है tan थीटा, क्या होता है उसको, और अगर कोऑर्डिनेट वाइज लिखना चाहो तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y वाले कोऑर्डिनेट ऊपर, x वाले कोऑर्डिनेट नीचे। आइए जरा सबसे पहले हम लोग डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। मैं इक्वेशंस की फॉर्म बता देता हूं किसको क्या कहा जाता है। पहला वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बच्चों, एक आपको स्लोप दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा। स्लोप हो गया आपका m और पॉइंट हो गया आपका क्या, कोई भी x1 y1, और एक जनरल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप एक जनरल इक्वेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप वहां पर क्या करेंगे, y1 माइनस में y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस में x1। आप अगर इसे x1 को नीचे ले आते तो देखो इधर वाली साइड भी स्लोप बता रही होती और यहाँ इक्वल टू में m लिखा हुआ है। तो दैट्स इट। आप अगर एक लाइन पर कहीं पर भी स्लोप निकालेंगे, हर बार किसी भी दो पॉइंट, एक लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या कर दिया, जो भी पॉइंट होगा आपका y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म है तो क्या करना है आपको, y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, अगर आपको y इंटरसेप्ट फॉर्म पता करनी है तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c। y को अकेला रखना होता है, ठीक है, सिर्फ x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसे हम m बोलते हैं, यानी कि हमारा स्लोप, और उसके साथ प्लस में जो कुछ भी लिखा है वो y का इंटरसेप्ट होता है। यानी कि ये जो लाइन है जब y को कट करती हुई जा रही होगी
कोई भी लाइन होगी अगर y को कहीं से भी कार्टेशियन प्लेन पे कहीं से भी जा रही होगी, अगर ये y है और अगर ये x है, ठीक है, वो लाइन कहीं से भी कट करके जा रही होगी, ये चीज ये बता रहा होगा कि ये y पर कौन सी जगह पर कट करती है, बस। अगर आप x इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो अगर आप y को अकेला रख देते हैं और आप क्या करते हैं, कोई भी चीज कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर x जो बच रहा है, x के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है, देख लो, सब कुछ बाहर निकाल लो, तो अगर x के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो माइनस में जो कुछ भी लिखा है वो x का इंटरसेप्ट है। क्या है वो? x का इंटरसेप्ट है। और m क्या होता है? m स्लोप होता है हमारा। अब अगली है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है, x और y दोनों के इंटरसेप्ट लिखे होते हैं। जो x के नीचे लिखा है वो x का इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे लिखा है वो y का इंटरसेप्ट है, लेकिन इक्वल टू में कितना रहता है हमेशा बच्चों? 1 रहता है। इक्वल टू में कितना रहता है? 1। तो अगर आप कभी भी इक्वेशन में ढालना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो आपको क्या करना होता है? नथिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या करना है, इधर की तरफ 1 रखना है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट है उधर ले जाओ, उसे डिवाइड कर दो इधर, और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नीचे ही लिखना है। जो भी नीचे आ रहा होगा x के नीचे वाला x का इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे लिखा है वो y का इंटरसेप्ट है। अब अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर कि नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या होता है, तो देखो नॉर्मल वाली फॉर्म क्या होती है, x के साथ लिखा होता है cos थीटा, y के साथ लिखा होता है sin थीटा, इक्वल टू में होता है p। p क्या होता है हमारा? जो ओरिजिन से उस लाइन तक का, एक लाइन ऐसे जा रही होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बना दूँ, तो अगर एक लाइन बच्चों ऐसे जा रही होती है तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका डिस्टेंस बता रहा होता है, वो डिस्टेंस p होता है हमारा, और ये जो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा होता है इसका एंगल यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है। तो x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इक्वल्स टू में p होता है। अब मान लीजिए अगर कोई भी इक्वेशन आप लोगों को दे दी गई, मान लीजिए आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे दी गई, तो कोई भी इक्वेशन जब आपको दी जाएगी और आपको उसे कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर आपको इसमें से स्लोप चाहिए तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है? माइनस, देखो आप किसी भी कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सब पता चल गया ना। ये तो भाई दो, ये जब स्लोप होगा 1 पॉइंट होगा तब ऐसे करना है, जब 2 पॉइंट होंगे ऐसे करना है, y का इंटरसेप्ट और स्लोप होगा तो ये करना है, x का इंटरसेप्ट और स्लोप होगा तो ये करना है, दोनों के इंटरसेप्ट होंगे तो ये करना है, अगर एंगल पता होगा और ऑरिजिन से डिस्टेंस पता होगा तो ये करना है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई सी भी इक्वेशन अगर बनानी हो और आपके पास सिर्फ एक जनरल इक्वेशन हो तो आप कैसे बताएंगे? इसे रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है, जो कि आप लोगों को आई थिंक 10.4 में देखने के लिए मिलती है। मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पर किस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। सबसे पहले अगर आपको स्लोप चाहिए तो वो होता है माइनस ए बाय बी। माइनस ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट। अगर आपको इंटरसेप्ट ऑफ एक्स चाहिए तो कुछ नहीं, वो होता है माइनस सी बाय ए। अगर आप लोगों को चाहिए इंटरसेप्ट ऑफ वाई तो वो होता है माइनस सी बाय बी। अगर आप लोगों को चाहिए कॉस अल्फा, जो कि यहाँ पर होता है, आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इक्वेशन जैसे मान लीजिए आप लोगों को मिली, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन आप लोगों को मिली जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू में 0, तो आपको ये ध्यान रखना है जो राइट साइड में आप कांस्टेंट फेंकोगे उसको पॉजिटिव रखना है। तो माइनस का 2x माइनस का 3y, तभी तो बच्चों इधर पॉजिटिव होगा। अब बच्चों अब क्या करो, a ये है और b ये है, अब आप निकाल लीजिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना कि राइट साइड में आपने पॉजिटिव नंबर ही भेजा हो, ठीक है। इसके साथ तो आप सिर्फ बच्चों अगर पॉजिटिव भी रखोगे ना तो मैं आप लोगों का साथ दे दूंगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह से सोच करके लिखना पड़ता, इस वजह से मैंने लिखा कॉस अल्फा क्या हो जाता है, जो a होता है अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो साइन अल्फा हो जाता है वो क्या हो जाता है b प्लस माइनस b अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो p होता है वो होता है बच्चों प्लस माइनस c अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और तो अभी तक तो हम लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि भाई लोग यहाँ तक की तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि भाई आप कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, x का इंटरसेप्ट क्या होता है, y का इंटरसेप्ट क्या होता है, m क्या होता है, भाई मुझे अगर यहाँ पर कॉस अल्फा निकालना है तो क्या होता है, साइन अल्फा निकालना है तो क्या होता है, p जो होता है वो क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। लेकिन अब बात आती है जब दो लाइन आपके पास आती हैं तो वो दो लाइन्स के कुछ ना कुछ तो करेंगी भाई, दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर वो आपको कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू में m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। लेकिन बच्चों अगर यहां पर मान लीजिए आप लोगों को पहले से इनके बीच की बात बता दी कि इनके बीच में एंगल कितना है, आपको पहले से ही बता दिया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे रख दी। अब कोई अननोन स्लोप है इसमें, मतलब एक आपको पता है एक आपको नहीं पता है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू एक बार आप प्लस में और ये वाली वैल्यू आप एक बार माइनस में जरूर लेंगे, तभी जाकर के आपको पता चलेगा। क्योंकि जो वैल्यू आपके पास आई है वो पॉजिटिव है। वो क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो मॉड की वजह से पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी ये तो नहीं पता चलेगा। इस वजह से आप दोनों को एक बार पॉजिटिव भी लेंगे एक बार नेगेटिव भी लेंगे, तब जाकर के आपको असली स्लोप के बारे में पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो जब वो परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा? तो उन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई कितनी होगी? बिल्कुल सही, -1 होगी। उन सब के जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y है उनमें क्या रिलेशन होगा?
जब आप कोफिशिएंट ऑफ x की मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप कोफिशिएंट ऑफ y की मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0। लेकिन इसी के बाद जब वो दोनों की दोनों लाइनें बच्चों पैरेलल होंगी, जब बच्चों वो पैरेलल होंगी तो क्या होगा? दोनों के स्लोप क्या होंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। m1 इज इक्वल्स टू में m2 हो जाएगा। उनके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? और उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y हमेशा सेम होते हैं। कभी भी कोई भी पैरेलल दो लाइन उठाना और चेक कर लेना कि दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। इसी वजह से इनमें जो होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 होता है। यही रीजन होता है। अच्छा, अगली बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप? y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस d। क्योंकि स्लोप सेम है इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे mm लिख दिया है, सिर्फ कोफिशिएंट और सिर्फ इंटरसेप्ट ऑफ y चेंज होता है, दैट्स। तो आप क्या करेंगे? इसके c और इसके d को माइनस कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू में, इसको इसी फॉर्म में लिख देना, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस d। तो इन दोनों के कांस्टेंट टर्म को आप माइनस कर देना और अपॉन में लिख देना 1 प्लस में m का स्क्वायर। ये अगर इस फैशन में y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c वाली फैशन में अगर मिली तो, अगर मान लो नॉर्मल फैशन में मिली तो क्या करना? तो मैंने आपको बता दिया a और b, देखो जरा यहाँ पर ax प्लस by प्लस में c1, ax प्लस by प्लस में c2। तो आपको a और b से कोई मतलब नहीं है, आप c1 माइनस c2 करना, अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल देना। क्या कर लेना बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेना, दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई कहानी? ये चीज़ बच्चों आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ये काम आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। यहाँ तक की कहानी जो हो गई आप लोगों के पास बच्चों खत्म हो गई। क्लियर हो गई? अब बच्चों मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन। जो भी पॉइंट दे रखा है उस इक्वेशन में पुट इन कर दो। जैसे x1 x2 पॉइंट, x1 y1 पॉइंट दे रखा है, उस इक्वेशन में लिख दो, जो भी इक्वेशन जहां से डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो इसमें ये जो दे रखा है इस लाइन में जाके पुट कर दो, ठीक है, मॉड लगा दो, अपॉन में उसी लाइन का जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। मॉड लगा रखा है, वैल्यू निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? लेकिन इसके साथ एक और बात आती है कि अगर कोई पॉइंट ऊपर दे रखा है और नीचे उसकी इमेज निकालनी है तो क्या करोगे? तो सुनो, इस प्रोसेस को सुनो। ये जो लाइन बनेगी भाई, मुझे इसकी इमेज निकालनी है यहाँ पर, भाई ये इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये वाली लाइन आपको दे रखी होती है, आपको पता है कि अगर इसका स्लोप आपको पता चल जाएगा तो आप इसका स्लोप निकाल लोगे, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आएगा? -1। तो आप यहां से दूसरे का इसका स्लोप निकाल लोगे। अब इसका स्लोप मिल गया और इसका पॉइंट पता है तो इसकी इक्वेशन निकाल लोगे। तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में क्या करोगे? इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, ये वाला भाई, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 10वीं क्लास में भी सीखा था। ये वाला पॉइंट निकाल लोगे। अब ये वाला पॉइंट एक्चुअल में क्या है? ये इसका और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट की इमेज है बच्चों ये। तो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ये। तो ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा। तो यहां से आप सिर्फ अननोन यही रहेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसका क्वेश्चन देखना है तो मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन वाले जो एक वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने इसकी 17 वीडियो बनाई है, इसमें जो मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आखिरी क्वेश्चन इसी का डाला हुआ, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से या फिर स्लोप वाले फॉर्मूला से 3 पॉइंट को ये बता सकें कि ये कोलिनियर है, तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, अगर 3 पॉइंट आपको एक लाइन पर दे रखें तो सबके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर रहे हैं तो 2 का डिस्टेंस, जैसे ABC है तो आपको मैं बता दूं कि AB प्लस में BC इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों? AC आ जाएगा, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं तो। और अगर आप स्लोप फॉर्मूला से करते हैं तो AB का स्लोप निकाल लो, BC का स्लोप निकाल लो और AC का स्लोप निकाल लो। स्लोप तो भाई 2 पॉइंट से निकलेगा ना, A और B से निकाल लो एक स्लोप, B और C से निकाल लो, सेम आएगा। A और C का भी निकाल लो, सबका सेम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कोलिनियर दर्शाना, बताना, तो आप स्लोप तो ऐसे, स्लोप वाले मेथड से ऐसे कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में 2 चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। जो कैपिटल X कैपिटल Y लिखा है वो न्यू ऑर्डिनेट है, जब ओरिजिन को आप शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जो नए बनते हैं कैपिटल X कैपिटल Y वो हैं, स्मॉल वाले स्मॉल x स्मॉल y वो हैं जो पुराने वाले हैं, ठीक है। और H के क्या है? जो शिफ्ट किया जा रहा है। तो इनके जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनती है? कैपिटल X प्लस में शिफ्टिंग वाला H इज इक्वल टू में पुराना वाला X, कैपिटल Y प्लस में K इक्वल टू में स्मॉल y,
अगर आप इस तरीके की मेथड रखते हैं आप डेफिनेटली कर पाएंगे, वरना इसके ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 16, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है, कैसे पॉइंट चेंज हो जाते हैं, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, वो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बस इनके बीच में, क्योंकि बच्चों को ना इनके बीच का फॉर्मूला याद नहीं होता, तो शिफ्टिंग और जो न्यू है वो एक तरफ और ओल्ड वाला अकेला एक तरफ, जो भी आ रहा है वो एडिशन में आएगा। शिफ्टिंग और के जो है वो एक तरफ और y और पुराना वाला y एक तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए फैमिली ऑफ लाइन वाला, यानी कि ऐसा होता है ना कि दो इक्वेशन जा रही थी, उनके इंटरसेक्शन से कोई तीसरी इक्वेशन निकल करके आई है। अब उस तीसरी इक्वेशन की ना कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन बताते हैं वो, तो वो कैसे निकालनी होती है। तो वो जो दो इक्वेशन है ना जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, आप पहली इक्वेशन लिखिए a1 प्लस a1x प्लस में b1y प्लस में c प्लस में k इंटू में a2x प्लस में b2y प्लस में c2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2। जब आप इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो k की टर्म में आ जाएगा, एक इक्वेशन बनेगी लेकिन k की टर्म में बनेगी। अब वो बताएंगे कि वो जो नई इक्वेशन आ रही है, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, उसका स्लोप बता दिया, या बता दिया ये किसके पैरेलल है, या बता दिया ये किसके परपेंडिकुलर है, कुछ ना कुछ बता देंगे, ये बता दिया किस पॉइंट से पास हो रही है। हालांकि इसके ऊपर जितने भी सवाल बनेंगे वो मैंने वीडियो नंबर 17, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नंबर 17 है उसमें करवाए हुए हैं इसके ऊपर सवाल। लेकिन ऐसे समझने के लिए तो आप बस ये समझिए कि जो दो इक्वेशन दे रखी है, पहले इक्वेशन लिखी, पहले वो इक्वेशन लिखी, फिर k के साथ दूसरी इक्वेशन, फिर सब कुछ मर्ज कर दिया, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, फिर जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी, वहां से k की वैल्यू निकाल ली, फिर दोबारा से यहाँ पे आके k की वैल्यू रख दी, और जो नई इक्वेशन बन के आएगी वही आपका बच्चों आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को जो मैंने यहाँ पर माइंड मैप में समझाया है, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स में माइंड मैप नहीं देखे या मैथ्स के ही बाकी माइंड मैप नहीं देखे, आई बटन पर क्लिक करिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोग अगर वन शॉट देखना चाहते हैं तो वन शॉट भी आपको आई बटन पर ही मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए अदर सब्जेक्ट्स के वन शॉट माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।